करने का काम ज्यादा हो। तो आज की क्लास भले बोरिंग लगे, बकवास लगे, गोबर लगे, वाहियात लगे, आप घिना क्यों ना जाए घर बैठे बैठे, बट प्लीज क्लास को सीरियसली लीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, और आज यही है चांसेस कि आज हम अपना प्रेपोजिशन जो है खत्म कर लें। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ प्रेपोजिशन टॉपिक में कह सकता हूं, क्योंकि जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन है ना सर, वो बहुत बोरिंग होता है पढ़ना। मैंने आपको कहा था जो प्रेपोजिशन वो दो सेक्शन में बटा हुआ है, जो लॉजिकल चलता है और एक फिक्स्ड जो चलता है। जैसे बेटा मैंने बोला कैपेबल ऑफ होता है, अफ्रेड ऑफ होता है, किसी चीज से डरना, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको ये याद करना होगा। याद कराने का काम मैं कराऊंगा, लिखवाने का काम भी मैं कराऊंगा, ठीक है? तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? तो ये चीज मैं पहले आपको आगाह कर दे रहा हूं, पहले ही डरा नहीं रहा, ठीक है? मैं पहले समझा रहा हूं कि अगर बीच बीच में क्लास में आप लेजीनेस फील करें तो उठिएगा, हाँ, और बोर्ड का स्विच ऑन कीजिएगा और स्विच में उंगली डालिएगा, थोड़ी थोड़ी आएगी, एकदम मस्तानी लाइफ, फिर दोबारा पढ़ने बैठ जाइएगा। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवासबाजी के, सीधा क्लास को नो ज्ञान बांटना। सर कहानी है प्रेपोजिशन की, और कहां गया ये, और स्टार्ट करते हैं बातों को, ठीक है भाई? अगर हम बातचीत करें तो सर लास्ट क्लास में हमने किया था, क्लास नंबर 8 है आज, 8 या 9 बेटा, आज 8 है, चलो 8 या 9 चेक कर लीजिएगा। तो प्रेपोजिशन है आज हमारी क्लास नंबर 8। जो लास्ट क्लास में किया था हमने, वो किया था ही बुक्स अवे, ही केम इन, मतलब मैं आपको ये समझा रहा था जो प्रेपोजिशंस होती हैं वो एडवर्ब का भी काम कर सकती हैं, इन और इनटू मैंने वहां पर आपको बताया था। क्लास नंबर 8 है, ठीक है ना? हाँ क्लास नंबर 8 है, कल ऑफ था ना लास्ट क्लास। तो आज है प्रेपोजिशन नंबर क्लास नंबर 8। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए और मस्त मोला होकर सर प्रेपोजिशन पढ़ते रहिए। तो बड़ी बड़ी क्लासेस है बेटा, इसलिए थोड़ा बोरिंग आजकल लग सकता है, लेकिन मस्त क्लास लगी, ठीक है? इंपॉर्टेंट है सर, पेपर निकालना है, पापी पेट का सवाल, ठीक है? पापी पेट का सवाल है, पेपर निकालना है, तो अल्टीमेट बात ये है कि समझना तो पड़ेगा। तो इसके बाद हमने लास्ट जो प्रेपोजिशन की थी वो मेरे दोस्त इन और इनटू, ऑन और ऑनटू को समझ लिया था, और इन और इनटू को हमने देख लिया था, है कि नहीं? वेरी गुड, यही था भाई, ठीक है? पेड पेड के वगैरह वो चीज हमने देखी थी। इसके एक दो एग्जांपल मुझे बस कराने हैं। अब एग्जाम इसी के नीचे बेटा शुरुआती आपकी क्लास की है एग्जांपल, शुरुआती आपकी क्लास की है एग्जांपल। जैसे देयर इज अ नेस्ट, मतलब ये एग्जांपल है इन, ऑन, ऑनटू और इनटू पर बेस्ड, आप ये लिख सकते हैं, इन पर बेस्ड एग्जांपल। देयर इज अ नेस्ट, ठीक है, इन या ऑन द ट्री। अगर मैं पहला एग्जांपल आपको बोलूं बेटा देयर इज अ नेस्ट इन द ट्री या देयर इज अ नेस्ट ऑन द ट्री, तो मैंने आपको बताया था जब भी आप पेड़ की बात करते हैं बेटा, तो पेड़ का कोई सरफेस नहीं होता, तो उसके लिए आप इन यूज करते हैं। ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री होता है, तो आप यहां पर यूज करेंगे देयर इज अ नेस्ट इन द ट्री, ठीक है? डन है, तो आप इसे ऐसे यूज कर लेंगे। वेरी गुड। देयर आर सम बुक्स ऑन, ऑन टू द टेबल। जब टेबल का अगर आप देखोगे बेटा वो सरफेस होता है, किसी सरफेस पे कोई चीज अगर रखी जाएगी, ठीक है, तो बेटा वो ऑन होगा, ऑन टू होने की वहां कोई गुंजाइश नहीं होगी। नेक्स्ट मेरे दोस्त, देयर इज अ रिंग ऑन हिज फिंगर या ऑन टू हिज फिंगर। बेटा इन हिज फिंगर मत करना, कहीं उंगली के अंदर काट के रिंग घुसा दो, ठीक है? ठीक है ना? लड़की को तुम कहो मुझसे शादी करोगे, लड़की कहती है हाँ मैं करूंगा, तुम कहो आ जाओ, अब मैं तुम्हारी उंगली में इन योर फिंगर अंगूठी पहना दूं, तो कहीं काट डालो उंगली को, नहीं बेटा ऑन यूज होता है। तो देयर इज अ रिंग ऑन हिज फिंगर। लेकिन अगर अंगूठी पहननी हो तो बेटा मूवमेंट आ जाएगी, ठीक है? जैसे मैंने बोल दिया पुट दिस रिंग ऑन या ऑन टू योर फिंगर, अपनी उंगली में ये अंगूठी पहन लीजिए, तो आप बोलोगे बेटा पहननी है, पुट पहननी है, तो मूवमेंट आ गई बेटा। अगर मूवमेंट आ गई तो छुटकू भाई ऑन टू आएगा, ये नहीं, पुट दिस रिंग ऑन टू योर फिंगर, ठीक है? ऑन टू योर फिंगर, वेरी गुड। दूसरा बेटा पुट ऑन, जो एक साथ यूज होता है पहनने के लिए, पुट ऑन योर शर्ट, पुट ऑफ योर शर्ट, ऑन ऑफ वैसे भी यूज होता है, शर्ट हटा दो पहन लो, ठीक है? ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा के चलेगा बेटा। तो पुट इन और ऑन टू का भी आपको वो चीजें याद रह जाएगा, ठीक है? तो पुट ऑन एक साथ यूज होता है, तो बेटा उसका मतलब होता है पहन लो। जैसे एक एग्जांपल देखिएगा, मैंने बोला बेटा पुट ऑन दिस रिंग, पुट ऑन दिस रिंग, है ना, ऑन टू योर फिंगर, पुट ऑन दिस रिंग ऑन टू योर फिंगर। अब आपको ये एग्जांपल समझ आया होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपने बोला पुट ऑन पहन लो, ये नहीं करते बेटा, पुट ऑन टू दिस रिंग, अंगूठी को कुछ नहीं पहनाना है, गलत, पुट ऑन दिस रिंग ऑन टू योर नहीं, ऑन टू योर फिंगर, ऑन योर फिंगर नहीं, क्योंकि यहां मूवमेंट हो जाएगी। तो पहन लो, पुट ऑन, पुट ऑफ, हटाना, पुट ऑफ, पहनना, पुट ऑन। तो पुट ऑन पुट ऑफ याद रखिएगा बेटा, पुट ऑन पहनना और पुट ऑफ हटाना, पुट ऑफ योर शर्ट, पुट ऑन योर शर्ट, तो ये याद रखिएगा। यूज ऑफ इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट ऑफ नहीं हो, बिल्कुल वैसा कुछ नहीं छूटेगा मेरे बच्चे, बिल्कुल बेफिक्र है, अभी हम जिंदा हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है कुछ छूट जाए बेटा? ठीक है बेटा, आसान है। चलो मेरे दोस्त कहानी को आगे बढ़ाते हैं और एक नई चीज की आज शुरुआत करते हैं। बस कॉपी आपने तेज करना है, बाकी मुझ पे छोड़ दो बेटा। ये है ट्रांसपोर्ट कॉन्सेप्ट। ट्रांसपोर्ट कॉन्सेप्ट का मतलब है जो आप व्हीकल्स यूज करते हैं, पब्लिक व्हीकल्स जो आप यूज करते हैं, उनमें बड़ी एक अच्छी कहानी होती है। स्टार लगाइए। आप यूज करते हैं बेटा ऑन बस और आप यूज करते हैं ऑन ट्रेन। कभी भी आप चेक कीजिएगा, आप ऑन यूज करते हैं, है ना, ऑन, और इन यूज नहीं करते, क्योंकि बेटा इन जो है ना वो स्टेट ऑफ बीइंग दिखाती है। इन लिख के लिखिएगा स्टेट ऑफ बीइंग। जैसे आप हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, मतलब छुप पाई और कोई बस में छिप गया, मैंने बोला ही इज इन द बस, वही वो बस में, तो बस में है, वो स्टेट ऑफ बीइंग हुई। अगर वो ट्रांसपोर्ट यूज करके आप कहीं जा रहे हैं, तो आई एम ऑन बस, पहुंच जाऊंगा, बाय बाय, आई एम ऑन बस, पहुंच जाऊंगा, बाय बाय। बस में इसका मतलब वो स्टेट ऑफ बीइंग नहीं दिखा रहा बेटा। उसका क्या होता है, ऐसा क्या बनाया गया कि जब भी आप बस की बात करते हैं बेटा, सपोज कीजिए ये आपकी बस है, तो जिस भी व्हीकल में आप क्या हो सकते हैं, जैसे यहां सीटें बनी है, ठीक है, हाँ यहां भी सीटें बनी है, ठीक है, तो आप उसमें खड़े होकर वॉक कर सकते हैं ऑन द प्लेन। तो जिसमें आप खड़े होकर वॉक कर सकते हैं, तो उधर वो बन जाता है सरफेस, वो बन जाता है बेटा सरफेस, और उसको वो फिर ऑन की तरह ट्रीट करते हैं। अगर इन द बस का मतलब ये हुआ बेटा, वो कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, होना, किसी चीज के अंदर होने को बता रहा है, उसके लिए आप यूज करते हो। तो ऑन बेटा कोई भी ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें आप खड़े होकर वॉक करते हैं, बस ट्रेन और प्लेन, बस ट्रेन और प्लेन जिसमें खड़े होकर आप वॉक कर सकते हैं, उसमें आप ऑन का प्रयोग करते हैं। तो ऑन द बस, ऑन द ट्रेन, ऑन द ट्रेन, तो आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इन दिखाता है इन द रूम, मैं कमरे में हूं, ऑन द रूम नहीं हो सकता बेटा। अब ऑन द रूम तो आप नहीं बोलोगे, आप इन द रूम बोलोगे, कमरे में हूं, ठीक है। लेकिन बेटा ऑन द बस का मतलब हो गया बस के जो अंदर है उसको आप सरफेस यूज कर रहे हैं, सरफेस टाइप उसको बता रहे हैं। इसलिए अपने दिमाग में बैठाइएगा, जिस व्हीकल में आप वॉक कर सकते हैं उसके लिए ऑन है, तो ऑन बस, ऑन ट्रेन, ऑन प्लेन, तीन ही चीजें होगी बेटा। आपकी कहानी खत्म हुई, ठीक है। ये हुई जी पहली बात, पहला स्टार आपको समझ आ गया होगा बेटा।
ऑन बस, ऑन प्लेन, ऑन ट्रेन। दूसरा मेरे बच्चे, जब आप यूज करेंगे ऑन बाइक, इन बाइक, देखो मैंने आपको कहा था जब पीठ ना सटी हो, ये कुछ ऐसा ही है बेटा, ऑन या इन स्टूल। अगर आप स्टूल पर बैठे हैं तो आप क्या यूज करेंगे, ऑन स्टूल या इन स्टूल, ऑन या इन स्कूटर, तो आप यूज करोगे बेटा, इसलिए मैंने ट्रांसपोर्ट बोल दिया इसको। ऑन ऑन ऑन, इन गलत है क्योंकि आपकी पीठ नहीं सटी होगी, अगर पीठ नहीं सटी होगी तो ये है, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा सर, अगर मैं कार के लिए यूज करूं, आई एम इन माई कार, आई एम इन माई कार, मैं अपनी गाड़ी में हूं, तो ये हुआ बेटा स्टेट ऑफ बीइंग। आप कहां हो, स्टेट ऑफ बीइंग। अरे कहां गया तू, अरे मैं गाड़ी में हूं, होने की अवस्था। अरे कहां गया तू, मैं अपनी गाड़ी में हूं, ये चीज है। वेरी गुड। अगर आप ये बोल दोगे आई एम ऑन माई कार, तो गाड़ी के ऊपर बैठे हो जाएगा आप, फिर ये चीज याद रखिएगा। ये बंदा कह रहा है वो रूम में भी तो कर सकते हैं, हाँ रूम में कर ले भाई, वो व्हीकल के लिए है, पर वो प्लीज इतनी तो शर्म कर लिया, मैंने ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए बोली है ना वो चीज, वो यहां घुसा देगा तू, बावला हो गया तू। इन द रूम तो मैंने नहीं बताया, ऑन द रूम का मतलब क्या हो गया, रूम की छत पे हो गया, ऑन द रूफ ऑफ द रूम लिख, फिर है पगले। ये चीज अपने दिमाग में ट्रांसपोर्ट का थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। हाँ इन बेटा याद रखिए, कभी भी इन और इसमें से जब यूज होता है ना, इन और ऑन, और आपको कोई डे या डेट दे, डे या डेट दे, तो बेटा इन यूज नहीं होता, फिर ऑन यूज होता है, ऑन मंडे, ऑन मंडे, इन नहीं। इन और ऑन में से अगर आपको वहां ड्यूरेशन दे दे, इन 2 days, इन 3 days, तो फिर इन आता है, ऑन नहीं आता। ऑन 2 days नहीं बोलोगे, इन 2 days बोल दोगे। ये शायद मैंने कराया पहले, पर पता है नहीं, पता नहीं मुझे, तो इसलिए मैंने बता दिया भाई, ठीक है ना। ये चीज होती है, तो आप इसको एग्जांपल तो लिख सकते हो। ये ट्रांसपोर्ट का तो सिस्टम इतना है, ये याद रखिए। देखो जैसे आप बोलोगे बेटा ऑन मंडे, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। ऐसे टाइम के साथ कई बार एट भी आता है, जैसे एट 5 o'clock, एट 5 o'clock का मतलब हो गया 5 बजे। क्या आप इन 5 o'clock बोल दोगे बेटा, नहीं बोल दोगे। क्या आप ऑन 5 o'clock बोल दोगे बेटा, नहीं बोल दोगे। आप क्या बोलोगे, एट 5 o'clock, ऑन मंडे बोल सकते हो आप, इन मंडे नहीं बोल सकते बेटा। आप साथ साथ छोटी छोटी बातें को लिखिएगा। दूसरा बेटा टिल 5 o'clock, 5 बजे तक, और जैसा टिल मीनिंग देता है मेरे बच्चे, वैसा ही देता है अंटिल 5 o'clock, 5 बजे तक। अंटिल यहां प्रेपोजिशन, बिफोर 5 o'clock, 5 बजे से पहले, आफ्टर 5 o'clock, 5 बजे के बाद, ये होते हैं बातें, लगा सकते हो आप, ठीक है। फ्रॉम 5 o'clock, 5 बजे से, फ्रॉम के साथ टू भी लगा सकते हो, ठीक है। लिख लीजिए बेटा, मुझे याद नहीं ना, कराया नहीं कराया, फिर भी पूरा सेफ साइड आप लिख लो। अब इन 2 months, 2 महीने में, इन 2 days, 2 months कर ले बेटा बस। ये चीज अपने दिमाग में रखिए। आसान कहानी आगे एक नया मोड़ लेती है, और मोड़ते मोड़ते हम पहुंचते हैं, ये सर होम वर्सेस हाउस में क्या फर्क होता है। बेटा अगर मैं रियल लाइफ की बात करूं, तो रियल लाइफ की बात करें तो हाउस मकान है जो ईंट होनी चाहिए, ईंटों से बना है। एक बिल्डिंग को हम हाउस बोलते हैं बेटा, टेक्निकली हाउस बोलते हैं। घर भावनाओं से बनता है, फीलिंग से बनता है। होते नहीं भिखारी बेचारा जो फुटपाथ पे सो रहा है, उसे भी अपना घर कह सकता है, उसके लिए ईंट लगी होनी जरूरी नहीं चाहिए, आपकी भावनाएं पवित्र होनी चाहिए। भाई भाई में लड़ाई है तो घर घर कहां रहा, छोटे मकान बनाते तुम्हें, समझ रहे बात को। तो घर को घर बनाने के लिए भावनाएं लगती हैं, ठीक है। रिस्पेक्ट होनी चाहिए दिल में एक दूसरे के प्रति, इज्जत सम्मान होने के, उससे घर बनता है, अदरवाइज वो सिर्फ एक मकान बन के रह जाता है। ये तो बात हुई बेटा टेक्निकली, ठीक है। टेक्निकली जब आप इसकी बात करते हो, वेरी गुड। दूसरी बात बेटा, मैंने कहा था ऑन बुलडोजर, इन बुलडोजर, रुक जा रुक जा, ऑन बुलडोजर, बुलडोजर के ऊपर है, बुलडोजर के अंदर इन में तो जाएगा नहीं, सिंपल है ना। और मैंने पहले ही कहा था प्रेपोजिशन में अपनी उंगली मत लगा मेरे बच्चे। सेंटेंसेस पढ़, एग्जांपल पढ़, इसके साथ ये प्रेपोजिशन इसके साथ ये, खुद का लगाने जाएगा सत्यानाश हो जाएगा, सबका मीनिंग सेम लगेगा। समझ में आई बात। तो ये हीरोपंती ना 2 दिन में बिखरी रह जाएगी। पढ़ ले प्रेपोजिशन, खुद एक्सपेरिमेंट करने का टॉपिक नहीं है ये। सेंटेंस नहीं बनाने मैं जा रहा हूं, वो खा रही है, और सेंटेंस बना रहे तो ऑन बुलडोजर, तो खुद का दिमाग लगाओ। बुलडोजर का इसका मतलब क्या निकला, बुलडोजर पे वॉक कर रहा है तो ये हिसाब किताब लगा रहा है, कुछ तो प्रैक्टिकल बात कर ले भाई, कुछ तो सोच ले बेटा। मेरे को लगा इंस्पेक्टर बनने के लायक है तू, है महाराज, बिल्कुल खत्म कर दिया सोच विचार। चलो तो हाउस, और ये तो हुआ बेटा टेक्निकली फर्क जो हम रियल लाइफ में, ठीक है। कई लोग कहते हैं फैमिली से घर बनता है, अदरवाइज तो ना फैमिली में मन मुटाव है, लड़ाई है, काय का घर है, मकान बन चुका बेटा, भाई भाई से चिढ़ रहा है, मकान बन चुका, काय का घर। तो ये तो हुई बेटा प्रैक्टिकल बात, रियल लाइफ से जुड़ती है। अब ग्रामेटिकल टर्म्स में क्या फर्क है, ग्रामेटिकल टर्म्स में क्या फर्क हो जाता है बेटा, वो होता है ना, हाँ वो मेरे बच्चे एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, जगह की जगह जब जा रहे हो ना, कहां जा रहे हो, वहां जा रहा हूं, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, ठीक है। तो आप क्या करते हो पाजी, इसको प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब आप क्या करते हो, होम से पहले कोई डेटर्मिनर लगा देते हो, डेटर्मिनर जैसे माई, माई होम, योर होम, ठीक है। ऐसे आप डेटर्मिनर लगाते हो बेटा, डेटर्मिनर के बाद नाउन आता है। तो अगर डेटर्मिनर के बाद होम यूज होता है ना, तो फिर वो ऐसा नाउन यूज होता है। बस ये ध्यान रखना, सीधा होम यूज करोगे वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होती है बेटा। अगर आप यूज करते हो डेटर्मिनर और उसके बाद अगर होम यूज करते हो ऐसे में, तो वो मेरे बच्चे फिर अपने आप में क्या बन जाता है, वो नाउन बन जाता है। और क्या होता है पुत्र, नाउन ऐसे एरो लगानी है, नाउन से पहले प्रेपोजिशन यूज हो सकती है, लेकिन बेटा जब होम एडवर्ब बनता है तो उससे पहले प्रेपोजिशन एडवर्ब ऑफ प्लेस से पहले गलत हो जाती है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं बेटा, होम एडवर्ब ऑफ प्लेस होती है, पर एडवर्ब से पहले प्रेपोजिशन यूज नहीं करते, मैं सिखा चुका हूं। लेकिन अगर होम से पहले अगर कोई डेटर्मिनर आ जाए तो आ जाओगे सर अब तो नाउन की तरह यूज कर एग्जामिनर, और नाउन से पहले प्रेपोजिशन आएगी ही आएगी। ये 2 चीजें हैं बस। हाउस कुछ नहीं होता बेटा, हाउस सिर्फ और सिर्फ नाउन होता है, वो आपको पता है। तो बेटा प्रेपोजिशन इससे पहले तो लगेगी। जो हाउस होता है वो सिर्फ क्या होता है, ओनली नाउन, वो सिर्फ अपने आप में नाउन होता है, एडवर्ब होता ही नहीं है। चलिए तो मैं आपको बोलूं, एक एग्जांपल देखते हैं बेटा। पहला एग्जांपल मैंने बोला मैं घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग होम। बेटा यही बोलो, आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूं। ये मत बोलना आई एम गोइंग टू होम। मेरे बच्चे जब तुम ये बोलते हो, आई एम, दूसरा एग्जांपल बेटा, आई एम गोइंग देयर, क्या तुम कभी ये बोलते हो आई एम गोइंग टू देयर? क्यों? क्योंकि जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होती है, कहां स्थान बताती है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इसी तरीके से बेटा जो होम होता है वो भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब को पुत्र अपने से पहले कोई प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए बोलते हैं बेटा आई एम होम, सिर्फ आप ये बोलते हो। दूसरा बोलते हो आई एम गोइंग होम, सिंपल आई एम गोइंग देयर, इस तरीके से। लेकिन बेटा अगर एग्जामिनर ये दे दे आई एम गोइंग टू माय होम, बेटा अब ये सही हो गया, क्योंकि अब आपने इसमें क्या देखा सर, माय डेटर्मिनर एग्जामिनर ने यूज किया है। बेटा डेटर्मिनर के बाद आने वाला जो होम है वो नाउन बना, और नाउन के लिए प्रेपोजिशन आना लाजमी है, आवश्यक है। इसका मतलब अगर पेपर में ये दे देता बेटा आई एम गोइंग
आई एम गोइंग माई होम, अगर आई एम गोइंग माई होम ऐसे दे देगा तो अब ये बात है कि ये गलत हो जाएगा, आपको यहां प्रेपोजिशन यूज करनी पड़ेगी। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट इसका होता है बेटा। दूसरी चीज, इसमें कई बार लॉजिकल चीजें दे देता है, जैसे ही लिव्स, वो रहता है, ही लिव्स इन अ रेंटेड होम या इन अ रेंटेड हाउस। बेटा किराए का मकान होता है, घर नहीं। ये कुछ कुछ बातें वो दे सकता है। उसने बचपन में ही अपना घर छोड़ दिया था, घर छोड़ेगा, हाउस नहीं छोड़ेगा। ही लेफ्ट हिज होम, ही लेफ्ट हिज हाउस नहीं, उसने अपना घर छोड़ दिया था, ही लेफ्ट, ठीक है, ही लेफ्ट हिज होम और ही लेफ्ट हिज हाउस टू बी अ डॉक्टर। एक डॉक्टर बनने के लिए उसने अपना घर छोड़ दिया था। तो बेटा घर छोड़ा जाता है, मकान के लिए लेफ्ट वगैरह नहीं छोड़ बोलते बचपन में, घर छोड़ के। ये कुछ लॉजिकल एरर ऐसे भी बन सकते हैं। तो ये एरर ये आ सकते हैं, दूसरे ये आ सकते हैं। दूसरी चीज एक और जो प्यारी सी आपको सीखनी है बेटा, वो ये सीखने एग्जांपल के नीचे हमेशा एक बात याद रखिएगा नोट करके, अगर मेरे बच्चे कोई सेम पर्सन है आपका सब्जेक्ट, हाँ, और उसी सेम पर्सन को आप यूज कर रहे हो, हाँ, तो आप होम शब्द यूज कर सकते हो। लेकिन बेटा यहां डिफरेंट पीपल है, यहां कोई डिफरेंट सब्जेक्ट है, हाँ, और वहां डिफरेंट पोजीशन है। बताऊंगा ये क्या कह रहा हूं मैं। तो उसके केस में बेटा आप हाउस यूज कर सकते हो, होम नहीं। अल्टीमेट क्या बनाया उन्होंने भाषा में कि मेरे घर को घर मैं कह सकता हूं, आपके घर को घर आप कह सकते हैं। तुम मेरे घर आ रहे हो, ठीक है, यू आर कमिंग माई हाउस, होम नहीं। दूसरी बात बेटा, ही इज, ठीक है, कमिंग, ही इज कमिंग, वो आ रहा है, ठीक है, हिज होम सही है, ही इज कमिंग टू हिज होम सही है। तो सेम पर्सन होना चाहिए बेटा, किसी का अपोजिट आप नहीं कह सकते। जैसे मैं तेरे घर आ रहा हूं, उस केस में आई एम कमिंग टू योर हाउस, आई एम कमिंग टू योर हाउस, बेटा ये बोला जाएगा, क्योंकि आई और वहां पर क्या आ गया, हिज आ गया। तो वो पर्सन सेम रहा या बदल गया, बताइए जरा सोच के, सेम बदल गया। तो जरा अब एक बार इसका एग्जांपल देखते हैं बेटा, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने लिखा शी इज गोइंग टू हर होम, शी इज गोइंग टू हर होम, इसका मतलब ये हुआ बेटा, ये शी भी सेम है और ये भी सेम है, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, अगर मैं ये बोल दूं बेटा ही इज गोइंग टू हर होम या ही इज गोइंग टू हर हाउस, बेटा अब गड़बड़ है। वो बंदा अलग है और ये अलग है, डिफरेंट। जब ऐसा होता है तो बोला ना मैंने, उसके घर पे वही जा सकती है, उसके घर पे वो जा सकती है बेटा, मैं थोड़ी ना उसके घर पे चला जाऊंगा। तो नॉन बोलोगे आप हाउस, शांतिपूर्वक कॉपी कीजिए। तो क्या समझे, वाइंड अप करते हैं बेटा, एक बार कॉपी कीजिए, मैं आपको बोल देता हूं, रिपीट कर रहा हूं एक बार। बच्चे जो होम होता है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, इसलिए गो कम वर्ब जब आप यूज करते हो और डायरेक्ट फॉर्म लिखते हो, तो डायरेक्ट फॉर्म लिख दो गो और कम के साथ, क्योंकि वो एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए यूज होता है, डायरेक्ट लिख दो। लेकिन हम नाउन भी हो जाता है, कई बार उससे पहले आप डिटरमिनर वगैरह लिख देते तो नाउन की तरह भी यूज हो जाता है, तब उसके सामने प्रीपोजिशन आ सकती है, लेकिन एडवर्ब के केस में नहीं। दूसरी बात, सेम पर्सन है तो आप होम यूज कर लो, डिफरेंट पर्सन कर दिए तो बेटा फिर हाउस यूज करो, आप होम यूज मत कर लो मेरे बच्चे कॉपी। ये कहानी यहां पर बनती है। ठीक है बच्चे, थोड़ा स्लो पढ़ा दूं, ठीक है जी। ओहो, गोविंद अपने पिताजी को ही गाली दे रहा है, वाह मेरे बच्चे गोविंद, आजकल ये देखा है मैंने, नया ट्रेंड चला है बेटा, ये सब इंटरनेट की माया है बेटा। अपने परिवार के बारे में बुरा भला बोल रहा है क्योंकि वे इसका कहा नहीं मान रहे हैं। बढ़िया गोविंद बेटा, बहुत अपनी जिंदगी में आप तरक्की पाएंगे, ये मेरी दुआ है, देखना बेटा, जिंदगी में बस यही काम मत करना। मैं हमेशा मानता हूं जो साल अपने परिवार का नहीं हुआ वो जिंदगी में कभी किसी का नहीं हो सकता, उसकी कुत्ते वाली जिंदगी है बेटा। जो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, अपने परिवार की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, कभी कुछ नहीं कर पाएगा। तो तेरी जिंदगी तो बेटा बहुत जल्द नर्क बनने वाली है। कमाल है, आजकल का यूथ मतलब लाजवाब हो गया वैसे में, कमाल है। घर वालों ने डांट दिया, घर वालों ने कुछ बोल दिया, तेवर मस्त, ठीक है बेटा। तो पांचवें छठे में एग्जांपल में पिक करते हैं बेटा, देखो किराए का बेटा घर नहीं होता, एक तो मैंने कहा उसके लिए, फिर आप ये यूज करते हैं। नेक्स्ट बेटा, एक होता है ही लेफ्ट हिज होम या हाउस, ठीक है, टू बी अ डॉक्टर, उसने घर छोड़ा था, क्या है बोलते हैं घर छोड़ा था, तो उस लेफ्ट के साथ कभी हाउस यूज नहीं होता, ठीक है, वो ये यूज होता है। ठीक है भाई, चलो चलो भाई आगे बात को पढ़ाते हैं। देखो छोटी सी बात याद आ गई इस बात का, ठीक है, इस बात का इन बातों से कोई लेना देना नहीं, अगले टॉपिक से मुझे कुछ याद आ गया, बीच में ही बता देता हूं, अब बच्चों की तरह नोट लिखेंगे और एक चीज को समझेंगे। देखो बेटा, जब आप किसी इंसान के साथ एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूं, तो आप क्या किसकी बात करने बेटा, पर्सन से सहमत है। आई एग्री ओवर दिस पॉइंट, बेटा किसी पॉइंट पर सहमति होना एग्री ओवर होता है, ठीक है बेटा, आई एग्री ओवर दिस पॉइंट, ठीक है। आगे सुनिएगा, कई बार हम ये बोल देते हैं बेटा आई एम एग्री विद यू, आई एम एग्री ओवर विद यू नहीं बेटा, ओवर विद यू नहीं, और आई एम एग्री ओवर यू नहीं, आई एम एग्री ओवर यू नहीं, आई एम एग्री विद यू, आई एम नहीं बेटा, आई एग्री, क्योंकि एग्री अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो बच्चे कई बार हमने डायलॉग सुनते हैं आई एम एग्री, अरे पागल आई एग्री क्या एम क्यों लगाने की जरूरत कर रहे हो भाई, क्या कभी बोलते आई एम गो आई गो विद हिम, तो आई एम गो विद हिम। तो छोटा सा पॉइंट, इनका उन बातों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्रेपोजिशन एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है, जब जो मिले बाहें फैला के ज्ञान ले लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, एग्री विद एग्री ओवर, बस आज के बाद ये दिमाग में यहां पर सटीक तरीके से छप जाना चाहिए। आगे देखते हैं बेटा, और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आओ छोटू भाई साहब, आप देखो तुम तैयारी कर रहे हो, जम के तैयारी कर रहे हो बेटा, फिर जैसे ही तुम्हारी नौकरी लगेगी मैं करा दूंगा तुम्हारी शादी। लेकिन छोटू, शादी करने से पहले बेटा इस शब्द को समझ ले, आखिरकार ये क्या है आखिरकार ये क्या है, ठीक है। तो ये मेरी क्या होता है सर,
कई बार बच्चा ऐसा रखता है मैरी के साथ प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते, मैरी मी, मुझसे शादी कर लो, आई विल मैरी, ठीक है हर, मैं उससे शादी करूंगा, तो मैरी टू हर क्यों नहीं करते सर? कई बच्चे इस झंझट में फंसे हैं, लेकिन अब का इलाज मेरे पास है। पहला पॉइंट इसका बेटा देखो मेरे बच्चे, एक जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है भैया? ट्रांजिटिव वर्ब होती है बेटा जिनके बाद आप उनका ऑब्जेक्ट लिखते हो जो उनसे डायरेक्ट रिलेट करता है मेरे बच्चे, जिसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब से डायरेक्ट रिलेट करता है, हाँ वर्ब से डायरेक्ट रिलेट करता है, उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। हाँ, और मेरे बच्चे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले कभी भी अगर आप प्रेपोजिशन यूज करोगे तो आप चाटा खा लोगे। कभी भी आप प्रेपोजिशन अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले लिख दोगे तो ये बात गलत होगी, ठीक है, ये बात गलत होगी, ठीक है। तो मन में लड्डू फूटा, लेकिन क्यों? क्योंकि बेटा उसको जरूरत ही नहीं है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले कभी प्रेपोजिशन नहीं आती, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले कभी भी प्रेपोजिशन नहीं आती, ठीक है। दूसरी बात ध्यान से, हाँ ये होता है बेटा फिर जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद की कहानी जो होती है, फिर हाँ, और फिर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हो। ये बात मेरी में क्यों बता रहा हूं बेटा? जितना मुश्किल शादी है उतना ही मुश्किल शादी की वर्ब को समझना है, जो कि मैं आसान बना दूंगा, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखा और प्रेपोजिशन, बेटा इससे पहले प्रेपोजिशन लगानी पड़ती है ताकि ये बंदा इससे रिलेट हो जाए। लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जो इनडायरेक्ट रिलेट करता है, डायरेक्ट वर्ब से अटैच नहीं है वो चीज, ठीक है। लेकिन बेटा जब आप इसको पहले लिख दो, इसको बाद में, प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है, तो आप क्या करते हो? ट्रांजिटिव वर्ब यहां है तो इसको पहले लिख दो, इसको बाद में, तो इसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है। अब ये सवाल क्या था देख लो, जैसे मैंने लिखा था ना आपको बात, आई टीच इंग्लिश टू यू, आई टीच इंग्लिश टू यू, तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं। ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ बेटा? डायरेक्ट। और ये कौन सा हुआ? इनडायरेक्ट। तो बेटा टू यू तो लिखना पड़ेगा ना, यहां से टू को गायब कर दूंगा तो सेंस गलत हो जाएगा। या इसको मैं कह दूंगा बेटा आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश, तो अगर मैं यू पहले लिख दूंगा बेटा तो फिर मुझे प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। ये हुआ भी एग्जांपल, समझ मेरी बात? क्या पढ़ाता हूं? इंग्लिश पढ़ाता हूं। क्या खाते हैं, क्या खरीदा, क्या पहना, क्या क्लीन किया, क्या कॉपी किया, वो सब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बेटा जो वर्ब से डायरेक्ट एक्सप्लेन करते हैं। आई टीच इंग्लिश, ठीक है, आई वॉश दिस कार, सीधा यूज करते हैं बेटा, उसे बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये वर्ब से रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन यहां रिलेट करेगा बेटा। फिर क्या होता है? पेपर वाला मजे लेता है खामखा, आई टीच टू इंग्लिश, ओ भाई आई टीच टू इंग्लिश क्या हुआ? नॉनसेंस, आई टीच इंग्लिश होना चाहिए, नॉनसेंस। चलो आई एट, हाँ आई एट टू एन एप्पल, अरे आई एट एन एप्पल, क्योंकि क्या खाया था? एप्पल खाया था, तो यहां प्रेपोजिशन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। इसलिए बेटा मैंने बोला आई नो हर, हाँ ठीक है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं बेटा आई नो टू हर, अरे यार टू की जरूरत ही क्या है? क्योंकि मैं जानता हूं उसको, तो किसको जानते हो? लड़की को जानते हो, हाँ तो सीधा लिख दो बेटा, कॉपी करते जा रहा हूं ऊपर। हाँ बेटा यही सीन होता है मैरी के साथ, बेटा यही सीन होता है मैरी के साथ। अगला एग्जांपल देखो, ठीक है, कैसे बताओ, कैसे देखते हैं। मैंने बोला बेटा ही नोज हर, वो उस लड़की को जानता है, तो क्या आप ये लिखोगे ही नोज टू हर? नहीं लिखोगे सर, आप लिखोगे ही नोज हर, ठीक है। लेकिन मेरे बच्चे अगर मैं ये बोल दूं ही हाँ विल हाँ मैरी हर, हाँ क्योंकि बेटा छोटे स्वागत नहीं करोगे हमारा वर्ब, हाँ, और ये वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं होती। दिस इज द रीजन, जब आप मैरी के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हो तो उसको प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं होती। आज उस रूल का खुलासा हो गया। तो इसका मतलब ये होगा बेटा, आप ये लिखोगे ही विल मैरी टू हर, ही विल मैरी टू हर, जो पढ़ने में तो सही लगता है लेकिन गलत होता है। उसका रीजन यही है क्योंकि मैरी एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है बेटा, मैरी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, जिसके बाद आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, उसको प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं होती। आप नहीं अब तक 10 ऑफर दे चुके हो, लड़की बार बार मना कर रही है, तुम उसको बोल रहे हो विल यू मैरी टू मी, अरे पागल, बोल विल यू मैरी मी, लड़की तुरंत समझ जाएगी, जयदीप सर का स्टूडेंट है, अच्छा ही होगा, तुरंत हाँ है, तुम अभी टू बोल दे रहे हो उसे। वो सोच रही है बताओ रूल वाला, ठीक है। सो विल यू मैरी मी बोलते हो, विल यू मैरी टू मी क्यों बोलोगे? तो विल यू मैरी मी, समझ रहा है? क्योंकि मैरी ट्रांजिटिव वर्ब है और उसके साथ टू की जरूरत नहीं, कहानी खत्म हुई। तो ये था बेटा मैरी का पहला पॉइंट, क्यों मैरी के साथ कहते हैं मैरी के साथ टू नहीं होता, बताता कोई नहीं क्यों नहीं आता, उसका रीजन, ठीक है। लेकिन अभी एक मस्तानी लाइफ और आएगी इसकी, अभी मैरी खत्म नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट है सर, एग्जांपल और भी लिखवा दो, और क्या है साला बाहर लाते हैं, बहुत हो गया एग्जांपल, समझ आना को इतना नहीं आ जाएगा। तो क्या बुरी बात है, तो और भी पीडीएफ है सफिशिएंट है बिल्कुल भाई स्मिथ। समझ बेटा टॉपिक एडवर्ब लव यू का क्या मतलब है? बच्चा कह रहा है सर आप तो क्लास बोरिंग हो गई है, तो अच्छी लग रही है, अभी फिक्स प्रेपोजिशन चालू नहीं हुआ है, जब वो चालू होगा बोरिंग क्लास चालू हो जाएगी। क्या प्रेपोजिशन खत्म हो जाएगा पता नहीं, आपके पास इतना दिमाग कहाँ से है? माँ बाप से। हमारे सवालों का भी जवाब दे दीजिए सर, सवाल कर दीजिए सर, इतने सारे टॉपिक हो गए सर, कंफ्यूज हो जाता हूँ। बिल्कुल होते हैं सर, सब होते हैं, रिवीजन ही सफलता की चाबी है। इंग्लिश में 100% मार्क्स लाने हैं, लाना तो हर कोई चाहता है लेकिन आते नहीं, लाने के लिए मेहनत लगती है, मेहनत करते रहिए। क्लास को थोड़ा स्लो कीजिए, इससे ज़्यादा स्लो नहीं होगी, हमें खेद है, दरवाजे बाई तरफ खोलेंगे, कृपया उतर जाएं। सर मुझे बोरिंग फील हो रहा है थोड़ा थोड़ा, इसको ब्लॉक कर दो भाई, अब नहीं होगा, मजाक कर रहा हूँ, कोई ब्लॉक नहीं कर, ठीक है भाई, कभी पढ़ने लग जाए तुम्हारी बातें, फुल ऑन टाइम पास। देखो जी, तो ये तो वॉइस का पहला रेस, लेकिन पैसिव वॉइस, आ जाओ बेटा पैसिव वॉइस खेलते हैं, खेलोगे मेरे साथ पैसिव पैसिव? आओ पैसिव पैसिव कैसे खेलेंगे बेटा? अगर मैं ये बोलता हूं आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं, ये एक्टिव वॉइस है बेटा, तो क्या यहां आई नो टू हिम कर दूं? नहीं ठाकुर, आगे ले आओ बेटा, इसका पैसिव बनाओ। तो आप क्या करते हो, ही इज नॉन बाय मी, बावला है क्या है, ही इज नॉन बाय मी क्यों कर दोगे? अगर ही इज नॉन बाय मी करोगे बेटा, ये बाय डूअर ऑफ एक्शन बताता है, बताया था ना। जब कोई किसी को जानना काम धंधा है क्या, तो काम धंधा तो नहीं है, अगर काम धंधा नहीं है तो बाई नहीं आएगा, यहां टू प्रेपोजिशन आएगी, बोलो जय श्री राम।
तो क्या आ गया बेटा, टू प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये टू प्रेपोजिशन क्यों आई, क्योंकि बाई बेटा एक्शन के लिए आता है। दिस रूम, ठीक है, इज पेंटेड बाई मी, तो वो बाई आता है एक्शन के लिए, नॉन कोई एक्शन नहीं है, ठीक है, नॉन कोई एक्शन नहीं है, तो उसके साथ क्यों आई वो प्रेपोजिशन, तो उसकी जरूरत नहीं है बेटा। डन है, बताइए जरा यहां तक। वेरी गुड। अब इसी बात को बेटा मैरी के साथ जरा ट्रीट कीजिए। मैंने बोल दिया ही विल मैरी हर, इसका कैसे बनाइए, शी विल बी मैरिड, शी विल बी मैरिड बाय हिम। अगर तुम बाय हिम लगा दोगे, ठीक है, अगर तुम बाय हिम लगा दोगे तो जरा 2 सेकंड के लिए मौन व्रत रख के ये बताइए बाई का मतलब आखिरकार वहां पर क्या होगा। अगर तुम वहां बाई लगा दोगे तो ऐसा लगेगा ये अगर तुम मैरी को एक एक्शन की तरह ट्रीट कर गए और तुमने लिख दिया ही विल मैरी हर, तो आप लिखोगे शी विल बी मैरिड, सॉरी शी विल बी मैरिड, ऐसे बनाओगे ना, शी विल बी मैरिड हां बाय हिम, उस लौंडे के द्वारा उसकी शादी कराई जाएगी। बेचारा आशिक भाई बना दिया, कन्यादान करा दोगे बे, तो बेटा यहां बाई नहीं तू आएगा। इसका मतलब ये इसका पैसिव वॉइस होगा, उसमें सावधान रहें, सतर्क रहें, वरना लड़की हाथ से निकल जाएगी बेटा। उस दिन तुम्हें समझ आएगी प्रेपोजिशन में ताकत है। अगर बाई में हो जाएगा तो इसका मतलब कन्यादान कर डालेगा वो, ठीक है, तो थोड़ा सा सतर्क रहें और सावधान जरूर रहें। तो खतरनाक है प्रेपोजिशन, शादी तोड़वा सकता है। तो इसलिए बेटा कई बार बच्चे ये भी रखते हैं मैरी में एक्टिव वॉइस में प्रेपोजिशन नहीं आती लेकिन पैसिव उपयोग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, रट्टा नहीं, आगे देखो। अब मेरा भोरा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा सा प्यारी सी बात समझेगा, क्या प्यारी बात समझेगा, आपको बेहद अच्छा जानकर ये खुशी होगी क्योंकि जो बेटा ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ये एज एन एडजेक्टिव काम कर सकती है। करती है कि नहीं करती है, ओए करती है कि नहीं करती है, हाँ, तो ये एज एन एडजेक्टिव काम कर सकती है। तो जब ये एज एन एडजेक्टिव काम करती है तो बेटा मैंने प्यारी सी लाइन लिखी कि जब आप ये बोलते हो मेरे बच्चे आई एम रिच, मैं अमीर हूं, तो ये रिच अपने आप में आई के बारे में बता रहा है जो कि एडजेक्टिव हुआ। ऐसे में ही ये बंदा बोला आई एम टायर्ड, अपन थकेला है, तो बेटा ये अपने आप में एडजेक्टिव हुआ, ये भी टायर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसलिए बेटा खत्म झकास जिंदगी, ही इज मैरिड, वो शादीशुदा है, शुदा है, वो शादीशुदा है, मस्तानी लाइफ, वो शादीशुदा है। क्या समझे, क्या समझे, आपने बोला एडजेक्टिव, इसीलिए वो डायलॉग जो बोल देते हो ना तुम लोग आई एम मैरिड, तो तुम एडजेक्टिव बोल रहे हो, आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम मैरिड, ओ माय गॉड। लेकिन जब एडजेक्टिव आता है तो उसके बाद प्रेपोजिशन मीनिंग के हिसाब से आती है। जैसे अगर उस बंदे ने उस लड़की से शादी की है तो वो बोलेगा ही इज मैरिड टू हर, ही इज मैरिड टू हर, तो ये भी सही हुआ, एडजेक्टिव है भाई। अगर वो ये बोल देगा ही इज मैरिड, ही इज मैरिड हर, ही इज मैरिड हर कैसे हो जाएगा भाई, एडजेक्टिव किसी भी ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है, वो भी वर्ब थोड़ी ना है, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन माशाअल्लाह ये यहां पर एडजेक्टिव है तो ही इज मैरिड हर गलत होगा। तो एडजेक्टिव होता है जब ये, हटाओ भाई इसको साफ सफाई, जब ये एडजेक्टिव होता है तो ये है, चलो वो जुलाई में शादीशुदा हो जाएगा तो ही विल गेट मैरिड, ही विल गेट मैरिड, गेट यहां लिंकिंग वर्ब है और ये एडजेक्टिव है बेटा, ही विल गेट मैरिड, शादीशुदा हो जाएगा इन जुलाई। तो क्या तुम मैरिड के बाद क्या वो नहीं लाने दोगे क्या, प्रेपोजिशन आ जाएगी भाई, क्या फर्क पड़ता है यार, आ जाएगी भाई, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए एडजेक्टिव का भी ध्यान से ख्याल करिएगा। वो ही गॉट मैरिड, वो शादीशुदा हुआ था, है ना, ऐसे लग रहा है, ही गॉट मैरिड एट द एज ऑफ, कितने साल के हो तुम, 24 के तो हो गए होगे, एट द एज ऑफ 24। ये चीजें आती हैं बेटा, तो कोई भी प्रेपोजिशन आ सकती है, तो मैरिड का ख्याल रखें बेटा, वो एज एन एडजेक्टिव अगर पेश हो जाएगा तो मजा आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये मत कहना ही इज मैरिड विद हर, विद लगाते हैं तो पता है क्या होता है, उसके साथ शादी की, उसके साथ का मतलब ये होता है जैसे कई बार ऐसा केस होता है, कोई सपोज उनके हस्बैंड गुजर गए, उनके 2 बच्चे हैं और वो 2 बच्चों के साथ किसी और से शादी करती है, तब विद आता है बेटा, जिसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये था बेटा मैरिड। चलो शादी खत्म हो गई, घर निकले, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है बेटा कि ड्यूरिंग और वाइल में क्या फर्क होता है। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट बेटा, वाइल जो होता है वो कंजंक्शन होता है, 2 बातों को जोड़ता है, 2 काम एक साथ हो रहे हैं। ड्यूरिंग जो होता है बेटा वो प्रेपोजिशन होता है, बस इतना डिफरेंस काफी है। जैसे मैंने बोला ही वॉज स्लीपिंग, ही वॉज स्लीपिंग ड्यूरिंग आई वॉज प्लेइंग, तो जब मैं खेल रहा था वो सो रहा था, तो आपने बोला ये 2 बातें जुड़ रही हैं, तो मुझे यहां प्रेपोजिशन की नहीं, मुझे यहां कंजंक्शन वाइल की जरूरत है। वेरी गुड। लेकिन अगर मैंने बोल दिया वाइल द मीटिंग या ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के दौरान वो सो रहा था, कई बार होता है मीटिंग, तो आपने बोला सर ऑब्जेक्ट है, बात कंजंक्शन की नहीं, बात प्रेपोजिशन की होती है। करो ऐसे मैं करता रहूंगा, तुम्हें ऐसे ही कॉपी करना है, देखो कर लेगा। चलो भाई, तो बेटा ड्यूरिंग और वाइल का डिफरेंस होता है, कॉपी करें फिर अगली बात करते हैं। ये हो गया भाई, चलो शादी वादी हो गई, प्लेटें साफ, आगे बढ़ते हैं बेटा। एक ऐसा ही डिफरेंस आपको मिलता है एज और लाइक में। एज जो होता है वो कंजंक्शन होता है, लाइक जो होता है वो प्रेपोजिशन होता है। चलो बेटा, ही इज एज रिच एज आई एम, वो उतना ही अमीर है जितना कि मैं हूं, लाइक आई एम नहीं लिखोगे बेटा, 2 बातों को जोड़ रहा है, ही इज एज रिच एज आई एम, तो कंजंक्शन यूज होगा, प्रेपोजिशन यूज नहीं होगा। नेक्स्ट, आई एम गोइंग देयर टू बाय सम फ्रूट, टू बाय सम फ्रूट एज और लाइक, ऑरेंजेस गवाबास कुछ भी आगे लिख दे। तो आपने बोला जहां ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है तो लाइक प्रेपोजिशन आएगा, ये नहीं आएगा। छोटा सा 2 कौड़ी का कॉन्सेप्ट कॉपी करके छोड़ दें, इतनी ही औकात है इसकी।
ठीक है बेटा। आगे देखिए बेटा, अब बात बिल्कुल इसी की तरीके से है। एक तो दो होता है और एक ऑल्दो होता है, जिनका मतलब होता है बेटा हालांकि। ठीक है, तो वो इससे कैसे रिलेट करेंगे? देखो बेटा, डेस्पाइट बराबर होता है इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ अलग अलग भी लिख देते हो, एक साथ भी लिख देते हो, ये दोनों ही प्रेपोजिशन होती है बेटा। डेस्पाइट बराबर है इन स्पाइट ऑफ, तो इन दोनों का मीनिंग सेम मीनिंग होता है बेटा, बिल्कुल सेम। इसलिए डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, वो सुपरफ्लुअस हो जाता है, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है बेटा। तो डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाते, ठीक है, क्योंकि उसका मीनिंग इन स्पाइट ऑफ है। तो कभी भी बेटा ये मत करना डेस्पाइट ऑफ, वरना मेरे पास डन रखा है, ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा ये सुपरफ्लुअस हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है? के बावजूद, दोनों का के बावजूद, ऐसे लिखेंगे बावजूद है, एडजस्ट करना भाई कैसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये होता है बेटा डेस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ। कैसे यूज करते हैं बेटा? बिल्कुल बहुत ही आसान। जैसे मैंने बोला ही गॉट द जॉब, he got the job despite या in spite of his criminal record, उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बावजूद भी he got the job, उसको जॉब मिल गई। आप ये यूज कर रहे हैं, तो बेटा आप इसमें से क्या यूज करेंगे? despite in spite of, दोनों सही भाई, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन बेटा इसी का भाई होता है और कंजंक्शन, जैसे he got the job, he got the job, हाँ दो, हालांकि he had, अब मैंने जो दो ये यूज किया है बच्चे, ठीक है, हाँ वो अपने आप में बताता है कि कंजंक्शन है। he got the job दो, he had his criminal record, तब भी उसको वो जॉब मिल गई, तब भी उसको वो जॉब मिल गई। तो बेटा इस केस में भी आप इसको यूज कर सकते हो, दो हुआ मेरे बच्चे कंजंक्शन। अब पेपर में यहां दे दे बेटा इन स्पाइट ऑफ, अरे इन स्पाइट ऑफ तो यार प्रेपोजिशन होती है, यहां नहीं आएगी। पेपर में यहां दे दे डेस्पाइट, अरे डेस्पाइट कैसे आ जाएगा यार, प्रेपोजिशन होती है। तो उनका सब्सिट्यूट होता है दो, हालांकि, या एक और इसका होता है ऑल्दो, हालांकि, दोनों का सेम मीनिंग होता है बेटा। जैसे डेस्पाइट इन स्पाइट ऑफ आप ऑल्दो यूज कर लो या दो यूज कर लो, दोनों कंजंक्शन होते हैं बेटा, दोनों कंजंक्शन होते हैं, लेकिन प्रेपोजिशन आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था तब भी उसको मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, ही वॉज वेरी फास्ट, वो बहुत तेज था, ठीक है, डिस्पाइट बीइंग वेरी बीइंग, ठीक है, डिस्पाइट बीइंग वेरी हैवी, बहुत ज्यादा हैवी था, ठीक है, डिस्पाइट बीइंग ओवरवेट, बहुत ज्यादा ओवरवेट था वो, तब भी उसको क्या मिल गया बेटा? मतलब बहुत फास्ट था, कई लोग होते हैं ना ओवरवेट होते हैं लेकिन डांस बहुत अच्छा करते हैं। तो बेटा पेपर में डिस्पाइट लगाओ यहां पर, हाँ, या इन स्पाइट ऑफ लगा दो, हाँ दोनों सही। लेकिन बच्चे आप ये तो नहीं लिख सकते ना डिस्पाइट ऑफ बी, बी क्यों नहीं आएगा खाली सर? बेटा बी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है और बनता है जब वो जिरिंड बने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बने। बिफोर गो देयर नहीं बेटा, बिफोर गोइंग देयर, ये है। ऐसे भी डिस्पाइट यूज किया जाता है कई बार बेटा, डिस्पाइट इन स्पाइट ऑफ के बाद द फैक्ट का यूज किया जाता है। वो पता है कैसे होता है? देखो एक सेंटेंस समझ, मैंने बोला ही वेंट टू मुंबई इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट। अगर मैं सेंटेंस को सिर्फ इतना समझूं तो ये बात ये होगी बेटा, ही वेंट टू मुंबई, वो मुंबई गया था, इन स्पाइट ऑफ क्या हुआ? प्रेपोजिशन, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है बेटा इसका, क्यों नाउन है ना भाई वो, क्यों? क्योंकि फैक्ट नाउन है, बस। अब इतना सेंटेंस कैसे रोक दूं? आप बोलोगे फैक्ट क्या है? ही वेंट टू द मुंबई, वो ही वेंट टू मुंबई, वो मुंबई गया था, इस चीज के बावजूद भी, इस चीज के बावजूद, तो आप इसको एक्सप्लेन करोगे, एक्सप्लेन किससे करोगे? दैट कंजंक्शन से। तो ये दैट कंजंक्शन आ गया अलग। तो ही वेंट टू मुंबई, वो मुंबई गया था, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द डॉक्टर टोल्ड हिम टू रेस्ट, डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने को कहा था, इस चीज के बावजूद भी वो मुंबई गया था। ये बनती है भाई बात, आग लगी ना, अब आया ना मजा। ठीक है भाई। स्क्रीन नीचे क्या बेटा? ऊपर का तो कॉपी हो गया होगा, क्या स्क्रीन नीचे क्या भाई? यही से तो भाई। ठीक है भाई। चलो बेटा, अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चालू कराना है ना, तो वो चालू हो पाएगा ना वो रिदम बन पाएगी, तो वो जो बोरिंग क्लास की आज की बात, ठीक है चलो बेटा, मजाक सब अच्छा लगेगा अगर आप एंजॉय करोगे तो। कल मैं कॉन्सेप्ट कराऊंगा बेटा सुपरफ्लुअस प्रेपोजिशंस। तो प्रेपोजिशन आज भी खत्म नहीं हो पाया, कल खत्म होगा, कल यानी कि फ्राइडे, कल यानी कि फ्राइडे। अब जो प्रेपोजिशन की क्लास हो कल फ्राइडे को होगी, थोड़ा अल्टरनेट डेज में लेने का सोचा।
तो कल नहीं होगी, फ्राइडे को क्लास होगी प्रेपोजिशन वाली, ठीक है, जो कि प्रेपोजिशन की क्लास नंबर हमारी, तो कल जो हमारी रहने वाली है वो प्रेपोजिशन की क्लास नंबर 9 रहने वाली है। तो हम लिख देते हैं इसमें प्रेपोजिशन क्लास नंबर 9। तो जो हमारी कल मतलब यानी कि फ्राइडे को जो होगी वो होगी, और जिसमें हम कल उसमें करेंगे हम सुपरफ्लुअस प्रेपोजिशंस या सुपरफ्लुअस कॉन्सेप्ट। प्रेपोजिशंस में कॉन्सेप्ट होता है, सुपरफ्लुअस अलग टॉपिक होता है बेटा, लेकिन मैं सुपरफ्लुअस प्रेपोजिशंस लिख रहा हूं। आप ये बोल दो सुपरफ्लुअस कॉन्सेप्ट, या उसको कह सकते हैं सुपरफ्लुअस प्रेपोजिशंस, जो कि आप कल ही हेडिंग डाल सकते हैं, आज जरूरत नहीं है। मंडे मतलब फ्राइडे, सॉरी फ्राइडे को हमारी क्लास होगी प्रेपोजिशन की, इसको सेव कर लेते हैं सर।